तपोभूमि क्लासेस में। मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एमपीएसआई के लिए क्लासेस शुरू करने वाले हैं और ये हमारी पहली क्लास है। दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश ग्रामर से, क्योंकि काफी लोगों को ये संविदा में भी हेल्पफुल होने वाली है और साथ ही साथ अदर एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन आज हम केवल बेसिक रूल पढ़ेंगे। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि व्यापम के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए पिछले साल विगत प्रश्न पत्रों में, सभी इस बेसिक रूल से ही रिलेटेड थे। अगर आप एसएससी, सीजीएल, बैंक इनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो इसके बाद भी कुछ वीडियोस में पैसिव वॉइस पे डालूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन व्यापम एग्जाम के लिए केवल ये वीडियो ही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम वो बेसिक रूल पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद जो पिछले वर्ष यानी इस साल जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी एमपीएसआई के लिए, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए उनको हम इस रूल से हल करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो बेसिक रूल है उसको समझने के लिए हमको कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। बेसिक बातें जैसे कि जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये 3 फॉर्म तो आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। आप में से काफी लोगों ने ये भी पढ़ रखा होगा कि 6 फॉर्म होते हैं। ये बाद के जो 3 फॉर्म हैं ये ड्राइव्ड फॉर्म है, इन्हीं से निकाले गए हैं, उनको हम टोटल 6 फॉर्म बोलने लगे हैं। तो दोस्तों, जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपको पता ही है, जैसे गो माने जाना होता है तो फर्स्ट फॉर्म आपका गो हो गया, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड गॉन, चौथी फॉर्म गोइंग, पांचवी फॉर्म गोस, छठवीं फॉर्म टू गो। ये जो चौथी फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ के बनाई गई है और ये आपके सभी कंटिन्यूअस टेंसों में रहती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इनमें इसको जीरंड फॉर्म भी बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। जो पांचवी फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़कर बनाई गई है। ये जो पांचवी फॉर्म है V5, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही आती है, यानी ये सिंगुलर वर्ब है। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तभी V5 आएगा, और जो V1 है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा केवल तभी आएगा। और ये V2, V3, V4 ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज की जाती हैं। तो दोस्तों, जो V5 है वो किस तरीके से बनाते हैं, V1 के साथ S या ES जोड़ देते हैं। ऐसी वर्ब्स जिनके लास्ट में S, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, डबल जेड इनमें से कोई भी वर्ड होता है, लेटर होता है, तो हम क्या उसके बाद में ES जोड़ देते हैं। जैसे पास है तो उसके पीछे जोड़ दिया ES, पासिस। रीच के पीछे ES, बज यानी भिनभिनाना, इसके पीछे ES। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको सिंगुलर वर्ब बना लेते हैं। तो V5 आपकी सिंगुलर वर्ब है, V1 हमेशा प्लूरल वर्ब है, बाकी की सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही में ही यूज होती हैं। V6 जो है दोस्तों, इसके जब V1 के आगे हम टू लगा देते हैं, इसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं। इसका मतलब होता है ने के लिए, यानी कि काम करने के लिए या कहीं जाने के लिए, ये इसका अर्थ निकलता है। तो दोस्तों, ये बेसिक चीज हमको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद ये जो रूल है बहुत ही सरल रूल हो जाएगा, आप देखते ही सवाल को सॉल्व कर देंगे। एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देंगे, पैसिव से एक्टिव में चेंज कर देंगे। तो दोस्तों, जो एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। दोस्तों, कोई भी सेंटेंस है उसमें जो काम करता है यानी कि जो डूअर है वो हमेशा सब्जेक्ट ही रहता है, और जिस पे काम किया जाता है या जो काम किया जाता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन क्या दोस्तों होता है, एक्टिव वॉइस इस तरीके से कहा जाता है जिसमें हम सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं, उसको इंपोर्टेंट देते हैं कि सब्जेक्ट ने ये काम किया। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहां पर हम राम को इंपोर्टेंस दे रहे हैं कि राम ने रावण को मारा। पैसिव वॉइस में क्या रहता है, पैसिव वॉइस में हम डूअर को इंपोर्टेंट ना देके जिसपे काम किया गया है यानी ऑब्जेक्ट को इंपोर्टेंस देते हैं। जैसे कि इसी का अगर पैसिव बनाएंगे तो कैसे आ जाएगा कि रावण को राम के द्वारा मारा गया, यानी यहां पर हमने रावण पे ज्यादा जोर दिया है, इसलिए उसको पहले बताया है रावण को राम के द्वारा मारा गया।
तो इसको कहेंगे हम पैसिव वॉइस। तो दोस्तों आम बोलचाल की भाषा में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों ही बोले जाते हैं, इनको एक दूसरे में चेंज करना हमको आना चाहिए। दोस्तों इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब होती है, देखिए एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको मालूम ही होंगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इसमें जो मेन वर्ब होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, V1 में भी, V2, V3, V4, जितनी भी ये जो 6 फॉर्म होती हैं ये आपको बता रखी है मैंने पहले, इनमें से कोई भी हो सकता है मेन वर्ब में, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में केवल आपका V3 आएगा। पैसिव वॉइस में V1 नहीं आएगा कभी भी, V2 नहीं आएगा, V4 नहीं आएगा, V5 नहीं आएगा, V6 नहीं आएगा, केवल V3 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब उसको किस तरीके से लिखा जाएगा वो हम देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों इनको हम नंबरिंग दे देते हैं। यहां पर ये 4 चीजें होती है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब पैसिव में क्या करते हैं, ये फोर्थ को ले आते हैं फर्स्ट पे और फर्स्ट को ले जाते हैं फोर्थ पे, और हेल्पिंग वर्ब सेम बनी रहती है, ठीक है दोस्तों। बस सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से चेंज हो जाती है, टेंस चेंज नहीं होता। एक चीज क्या है, टेंस कभी भी चेंज नहीं होता एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय। नरेशन में टेंस चेंज होता लेकिन यहां पर नहीं होता, ठीक है दोस्तों। ये जो 4 नंबर की चीज है यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका देखिए आगे आ गया और सब्जेक्ट आपका पीछे चला गया, इस तरीके से हम पैसिव बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब आपकी इज आ गई, और ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब को आर कर देंगे, यानी कि टेंस चेंज नहीं होगा। यानी हमारा मूल मकसद क्या कहना है कि टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक बी फॉर्म हम पैसिव वॉइस में लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बी फॉर्म क्या है इसको हम अभी आगे देखते हैं। और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। यहाँ पर मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही हो सकती है। उसके बाद बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट। दोस्तों ज्यादातर लगभग 95% केसेस में बाई कंजक्शन लगा के हम सब्जेक्ट जोड़ते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें बाई की जगह कुछ दूसरे कंजक्शन भी लगते हैं, उन केसेस को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम केवल बेसिक रूल पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बी का जो अर्थ होता है, बी का अर्थ होता है होना। ये जो बी फॉर्म आ रही है, बी फॉर्म कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है, इसके पहले हम देख लेते हैं जो बी है उसके 6 फॉर्म हैं वर्ब के, वो क्या क्या होते हैं। तो बी का फर्स्ट फॉर्म होता है बी, सेकंड फॉर्म होता है वॉज वर, थर्ड फॉर्म होता है बीन, फोर्थ बीइंग, फिफ्थ इज एमआर और 6 टू बी। तो दोस्तों इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि केवल अगर आपको इतना सा याद है तो आप पूरे पैसिव वॉइस में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने जा रही है। दोस्तों आप अगर एक बार इस रूल को अच्छे से समझ लोगे तो आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल बेसिक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर देते हैं, लेकिन उसके आगे एक बी फॉर्म को लगाना पड़ता है। तो दोस्तों बी फॉर्म कैसे लगाते हैं, अगर हमारी एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब V1 है यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, तो हम पैसिव वॉइस में B प्लस V3 लिखेंगे, क्योंकि B का जो V1 है वो B हो गया। यहां पर देखिए V2 है अगर मेन वर्ब में, तो पैसिव वॉइस में देखो हमको V3 तो लिखना ही है, उसके आगे B की हम सेकंड फॉर्म लिख देंगे वॉज वर, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से जब V3 होगा तो हम यहां पर B की थर्ड फॉर्म बीन लिख देंगे, उसके बाद V3 लिखेंगे। इसी प्रकार से V4 है आपके एक्टिव वॉइस में, तो यहां पर हम बीइंग के साथ V3 लिखेंगे, क्योंकि बीइंग B का फोर्थ फॉर्म है। इसी तरीके से V5 है अगर आपकी एक्टिव में, तो यहां पर हम इज एमआर लिखेंगे, ये B का फिफ्थ फॉर्म है, उसके साथ हम V3 लिखेंगे। ऐसे इसी प्रकार इन्फिनेटिव फॉर्म है तो 2B प्लस V3 लिखेंगे। अब दोस्तों कैसे करना है ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने।
तपोभूमि क्लासेस हैज स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों इसमें कोई बी फॉर्म नहीं है, कोई बाई आई नहीं लगा है, यानी कि ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है दोस्तों, ये अपना सब्जेक्ट है, पहले लिखा है तपोभूमि क्लासेस ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको किस तरीके से स्टार्ट करना है, देखिए दोस्तों सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ऑनलाइन, ये अपना ऑब्जेक्ट है तो इसको लिखा ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्लास नहीं लिखा है, क्लासेस है, यानी कि प्लूरल है। तो दोस्तों यही टेंस रहेगा, हैज या हैव, यही तो आता है, सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है, तो हमारा टेंस वही रहना है। कौन सा टेंस रहना है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कि अब सब्जेक्ट बन चुका है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव लगा देंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस हैव। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, ये आपका कौन सा फॉर्म है, V3 फॉर्म है कि नहीं। जब V3 फॉर्म को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, बीन प्लस V3 लिखना पड़ता है। ठीक है, बी का थर्ड फॉर्म प्लस V3। तो यहां पर भी हम बी का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी कि बीन लिखेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म स्टार्ट का लिखेंगे, यानी हैव बीन स्टार्टेड बाय के बाद सब्जेक्ट तपोभूमि क्लासेस। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, वी विल डू द वर्क। दोस्तों इस एग्जांपल के बाद हम जो 4 सितंबर को MPSI के 2 पेपर हुए थे, सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट, उनमें 3-3 प्रश्न पूछे गए थे। तीनों प्रश्नों को हम मुंह जबानी सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, वी विल डू द वर्क, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया द वर्क, ये सब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आए, द वर्क। यहां पर विल दे रहे हैं तो विल की जगह हम विल ही रखेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होती नहीं है, विल। उसके बाद ये V1 है, आपका V1 है, तो V1 को हम किस तरीके से चेंज करते हैं, यहाँ पर V1 को हम चेंज करते हैं B प्लस V3 में, इस तरीके से चेंज करते हैं कि नहीं, B प्लस V3 में। तो ये जो डू है इसको हम क्या डन कर देंगे, लेकिन इसके आगे बी लगा देंगे, तो बी डन बाय, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस, तो अस लिख देंगे, ऐसा नहीं कि बाय वी लिख दें। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने देख लिया। अब हमने सीखा क्या है, हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक नजर में कैसे पकड़ेंगे, तो उसके लिए हमने सीखा है कि टेंस एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाते समय कभी भी चेंज नहीं होता, टेंस आपका सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो जाता है। बी की फॉर्म हमको हमेशा याद रखनी है कि कौन सी फॉर्म लगेगी। अगर आपके एक्टिव में जौन सी मेन वर्ब की फॉर्म है, वही फॉर्म आपकी पैसिव में बी की फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेन वर्ब गो है तो बी आएगा, मेन वर्ब वेंट है तो वॉज या वर आएगा, मेन वर्ब आपका गॉन है तो यहां पर बीन आएगा। ये चीज हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं विगत पेपरों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और उनको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों ये 4 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, इसका क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। यहां पर देखिए ये पैसिव वॉइस में लिखा है, बाई लगा है और बी फॉर्म भी है। ये पैसिव में लिखा है वेयर कैन दिस बॉक्स बी हिडन बाय यू, इसका हमको एक्टिव बताना है। तो दोस्तों हमको सबसे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या चीज मालूम होती है, हमको मालूम होती है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है। ऊपर वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैन है, तो हमारे जो आंसर है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब कैन होनी चाहिए। पहले ऑप्शन में वुड है, दूसरे में कैन है, ये आंसर हो सकता है, तीसरे में माइट है, चौथे में सेल है, यानी बाकी का कोई भी आंसर नहीं होगा, हमारा केवल सेकंड आंसर होगा। दोस्तों वैसे हमको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, पैसिव कठिन है वगैरह वगैरह, लेकिन सभी इसी प्रकार के प्रश्न है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेयर कैन यू हाइड दिस बॉक्स। हमने कुछ नहीं देखा दोस्तों, हमने बस एक चीज देख ली कि हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होनी है, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हुई, तो ये अपना सेकंड आंसर होगा। इसी तरीके से हम 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, ये भी आपको पैसिव के फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि बी वर्ब लगी है बीइंग और बाय यू लिखा है। तो दोस्तों यहां पर क्या लिखा है, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। तो दोस्तों हमको पता है कि ये पैसिव है। पैसिव से एक्टिव में जब हम चेंज करते हैं तो यहां पर ये जो बीइंग है इसको देखते हैं।
ये जो बी फॉर्म है आपकी फोर्थ फॉर्म में दी गई है, यानी कि फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, यानी जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें भी फोर्थ फॉर्म दिया रहना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, फोर्थ फॉर्म में एक्टिव वॉइस होना चाहिए। यानी कि जो रिटर्न लिखा है ये राइटिंग होना चाहिए। तो आपके पहले ऑप्शन में राइटिंग है, ये हमारा आंसर हो सकता है। दूसरे में रिटर्न है, गलत। तीसरे में रिटर्न, गलत। चौथे में राइटिंग, सही। ये पहला और आखिरी में से कोई एक आंसर होगा। अब देखते हैं क्या करना है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब भी चेंज नहीं होती है, यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब है, तो आपकी आंसर में हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर में से कोई होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होता, यहां पर हैड है तो ये आपका गलत है। चौथा आंसर आपका सही है, आर यू राइटिंग अ लेटर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, एक्टिव वॉइस दिया है, आपको पैसिव वॉइस बताना है। विल यू एक्सेप्ट द पोजीशन। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन वर्ड से। यहां पर विल है तो आपके आंसर में भी विल ही होना चाहिए। यहां पर देखिए, पहले ऑप्शन में विल है, हो सकता है आंसर। दूसरे में कैन है, गलत। तीसरे में शुड है, गलत। चौथे में हैज है, गलत। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला, विल द पोजीशन बी एक्सपेक्टेड बाय यू। तो देखिए दोस्तों, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, आसानी से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं शाम के पेपर में किस तरीके के प्रश्न आए, उन्हीं को भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं शाम का पेपर। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है 19 नंबर का, इतना बड़ा सा लिखा हुआ है और चार ऑप्शन भी कितने बड़े बड़े से देख दिए हैं। तो हमको कुछ नहीं देखना, हमको सबसे पहले देखना है कि ये देखो पैसे में, क्योंकि पीछे बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड लिखा है और बी फॉर्म भी आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो पैसिव है उसमें हमको बी की फॉर्म देखनी होती है कि बी क्या है। यहां पर बी है, बीन। इसका मतलब है कि जो एक्टिव है, एक्टिव वॉइस, उसमें थर्ड फॉर्म यूज होगी, यानी वी थर्ड यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो लॉन्च्ड है वो लॉन्च्ड ही रहेगा एक्टिव वॉइस में। तो पहला ऑप्शन आपका हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। तीसरे और चौथे गलत हो गए, क्योंकि यहां पर लॉन्चिंग दिया है, V4 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरी चीज क्या होती है कि टेंस चेंज नहीं होता। यहां पर हैज है तो सेंटेंस, वहां पर भी हैज या है भी होगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। तो आंसर पहला सही है। यहां पर हेड आ गया है ना, तो पहला आंसर हमारा सही है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, हमको पूरा टेंस भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसी तरीके से देख सकते हैं। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 क्या है, आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है दोस्तों, इसको हमको पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक्टिव वॉइस के लिए हम देखते हैं कि देखो टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि पहला यहां पर हैज वाला है, ये हैव वाला, ये दोनों गलत हो गए। नीचे के सेंटेंस में आर और इज वाला है, तो ये दोनों के सही होने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये रिसीविंग आ रहा है फोर्थ फॉर्म, तो आपकी बीइंग आना चाहिए। तीसरे में भी बीइंग है, चौथे में भी बीइंग है, फिर उसके बाद बी थर्ड है, यानी कि ये एक तरीके से सही है। अब हमको देखना है कि आर आएगा या इज आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए, आर द चीफ गेस्ट, इज द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट की बात हो रही है, तो चीफ गेस्ट आपका सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, आपका सिंगुलर होगा, तो यहां पर डी ऑप्शन आएगा, इज द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड एट द स्टेशन बाय दैम। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, द प्रिंसिपल विल मीट द स्टूडेंट दिस इवनिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले ये स्टूडेंट आ जाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट है। अब हमको देखना क्या, देखिए यहां पर विल मीट, यानी कि विल के बाद V1 आया है, यानी कि विल बी मीट, मैट आएगा, मैट यानी कि थर्ड फॉर्म, तो विल बी मैट आएगा। तो दोस्तों यहां पर क्या है, ये कुड है, कुड आंसर नहीं होगा, क्योंकि विल ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहां पर विल भी है, तो ये अपना आंसर हो सकता है। कैन भी आंसर नहीं होगा, शुड भी आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर है दूसरा। दोस्तों ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों सुबह की शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे, 2 पैसिव वॉइस दिए थे, उनको एक्टिव में चेंज करना था, और एक एक्टिव को पैसिव में चेंज करना था। शाम की शिफ्ट को क्या हुआ, उल्टा हुआ, 3 ही क्वेश्चन आए, लेकिन 2 एक्टिव वॉइस में दिए थे, उनको पैसिव में चेंज करना था, एक पैसिव को एक्टिव में चेंज करना था। दोस्तों कुछ नहीं है, सबसे पहले हमको टेंस देखना है कि टेंस कौन सा है, उस हिसाब से हमको करना है। तो दोस्तों बहुत ही सरल है एक्टिव पैसिव वॉइस। ये काफी दोस्तों की परेशानी है, वो पूरे टेंस के रूल याद करते हैं, फिर उनको लगाते हैं, फिर सोचते हैं इतना लंबा लंबा पढ़ना, फिर उसको टेंस में चेंज करना, पैसिव में चेंज करना। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको इसी तरीके से करना है। आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत, हैरानी, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
साथ ही साथ हमने जो MPSI के लिए स्पेशल फेसबुक ग्रुप बनाया है उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को तपोभूमि क्लास के बारे में बताइए कि यहाँ पर MPSI के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको अगला आपका कौन सा सब्जेक्ट इंग्लिश में ज़्यादा वीक है वो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। जय माता दी।